नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5th यानी पांचवा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको लगातार बेसिक लेवल से सीखते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे बड़े लेवल के आने वाले सवाल भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आज जैसा कि न्यू ईयर है तो आप सभी को नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, तमाम जो आपने सपने देखे हैं वो आप पूरे कर पाओ और इस साल के अंदर जो आपने नए नए टारगेट सेट किए हैं वो आप अचीव कर पाओ। चाहे वो आपका रिजल्ट हो या फिर कोई आपने अलग सपना देख रखा है, वो इस टारगेट में एक निश्चित समय में पूरा होने वाला तो वो आप कर पाओ। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा और नए साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से सुबह अपने माता पिता का सभी ने आशीर्वाद लिया होगा। इसी तरह आप लेते रहें और उनके आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ी दुआओं का कार्य करता है। तो हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और जो वो कहें जिस पथ पर चलने का और जो पथ बिल्कुल सही हो आप उन पर जरूर चलिएगा। निश्चित तौर पे आपको कामयाबी एक दिन जरूर हासिल होगी। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लगातार आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप इस चैनल पर विश्वास जता रहे हैं। तो आपके विश्वास को पूरा करने के लिए आपकी हर तत्पर जितनी भी पॉसिबल हो सकता है आपके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी तरह से आप अपना आगे भी इस तरह विश्वास बनाए रखिएगा और भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक एक बच्चे को जोड़ेगा तब भी उनकी, अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की हेल्प होती है तो पूरी लाइफ आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता है। तो तमाम उन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अपना पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। देखिएगा, बात करेंगे हम आज समांतर श्रेणी के बारे में। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो हमेशा अपन स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से, तो हम आज भी अपने स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। तो क्या बेसिक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ये समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, नाम से अपने को पता चल रहा है समांतर श्रेणी मतलब क्या हो गया, समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी, ऐसी कोई श्रेणी जिसके बीच अंतर समान हो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी। क्या होता है समांतर श्रेणी, कुछ उदाहरण से अपन समझते हैं। यहां पे मैं आपको एक दो उदाहरण लेके देखता हूं। जैसे 2 लिखा, 7, 12, 17, इस तरह से कुछ संख्याएं चलती जा रही है। दूसरा उदाहरण है हमारा 5, 8, 11, 14, इस तरह से। और तीसरा जो उदाहरण है हमारा, जैसे मैंने लिखा -1, माइनस मैंने लिख दिया -7, -13, -19, इस तरह की। अब देखो, समान अंतर वाली श्रेणी हमने कहा, पहले हम सीख लेते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, जो आज बेसिक पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो निश्चित तौर पे आपको समांतर श्रेणी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम हर टॉपिक में करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक की बात करते हैं। और बेसिक एक इस तरह से काम करता है जो आपको मान लो 20 या 50 या जितने भी मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो उसका नींव का कार्य करता है। तो नींव अपनी मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो चलिए, हमने कुछ संख्याएं देखी, अब इसमें क्या संबंध है वो देखते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा हमारी कुछ संख्याओं को। देखो यहां पे क्या है, अगर मैं पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या कम कर दूं, जैसे 7 में से 2 घटा दूं तो कितना आएगा, 5। ऐसे 12 में से घटा दूं तो 5। ऐसे ही 17 में से 12 घटा दूं तो 5। यानी सबका अंतर समान आ रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं समांतर श्रेणी। हमने यहां पर देखा, अगर हम 7 में से 2 घटा दें तो हमारा देखो क्या आ रहा है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पद में से, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम पहले करते हैं 7 में से 2 घटाते हैं तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। या फिर हम 12 में से 7 घटा लो, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा लो तो भी कितना आएगा हमारा, 5। या फिर हम 17 में से 12 घटा दे तब भी कितना आएगा, 5। तो अंतर सब में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। चलो दूसरे की बात करते हैं। यहां पे दूसरी बात करें तो देखो 8 में से 5 यानी 5 में कितना जुड़ा के 8 हो गया, यहां पर +3, तो ये 3 का अंतर है।
देखो यहां पर हमने क्या किया, 8 में कितना जोड़ा, एक निश्चित संख्या आगे जा रही है तो वो कितना हो गया हमारा, यहां से ये कितना घटाए 3, 14 में से घटाएं तो 3, यानी एक निश्चित संख्या। अगला स्टेप अब आपको यहां पर समझ में आ गया कि इससे अगली ज्ञात करनी है, तो आपको पता है 14 में 3 जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 17। आप इसका मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर अगली संख्या, मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर 17, उससे अगली आप कहेंगे 17 में 3 जोड़ दो सर 20, कितना 20। तो आपको कैसे पता चला, ये हमारा एक क्रम चल रहा है, एक निश्चित क्रम है जिसमें अंतर क्या है, समान है। चलिए आगे बात करें, तो यहां पर हम बात देखते हैं इसके अंदर, तो यहां पर देखो माइनस में, तो इसमें से इसको कितना घटाया, तो आप घटा के देख लो, -1 में से हम क्या करते हैं, -7 घटाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर देखो मैंने -6 का अंतर है, यानी -1 में मैंने क्या कर दिया, -6 जोड़ दिया तो कितना हो गया -6। यहां पर भी इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, माइनस का 7 नहीं, -6। यहां से भी आप निकालेंगे तो -6, यानी पीछे वाली संख्या में इससे आगे वाली संख्या में आप -6 ऐड कर दो, यानी -19 और -6 कितने हो जाएंगे, -25। तो अगली संख्या आप निकालो तो -25, इससे आगे निकालो तो -25 में फिर से -6 जो कर दो, माइनस माइनस आपको पता है दोनों माइनस की संख्या जुड़ती है और कितना हो जाएगा 31 माइनस का, तो हमने क्या किया -31। तो इस तरह से एक निश्चित क्रम हो रहा है, हमारी संख्या घटाने पर हमारी जो संख्या आ रही है, तो ये क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर कुछ बातें अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हैं उनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या, यानी जो समांतर श्रेणी है प्रत्येक संख्या, समांतर श्रेणी की जो प्रत्येक संख्या है वो क्या कहलाती है, पद कहलाती है, टर्म कहलाती है, पद या टर्म कह दो। ये संख्या एक पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये पद है, ये इसके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। सबसे पहली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, क्या कहते हैं, प्रथम पद। और जिसको हम यहां पर किससे लिखेंगे, इसमें काम लेंगे ए, तो ए का मतलब हमारा क्या होगा, प्रथम पद। यहां पर एक चीज काम लेंगे वो है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी के बीच में अंतर, जो एक निश्चित संख्या आ रही है, ये देखो इसमें 5 5 5, इस समांतर श्रेणी को कितना भी आगे ले जाओ 5 अंतर रहेगा, इसमें 3 रहेगा, इसमें -6 रहेगा, तो माइनस या प्लस में हो सकता है, तो ये हम इसको लिखते हैं डी से, इससे लिखते हैं डी से। हमारे पास आएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, हमारे पास कुछ निश्चित संख्या होगी पदों की जिनको हम कहते हैं n। मान लो इस समांतर श्रेणी में 10 पद हैं तो n का मान 10, मान लो इस श्रेणी में 50 पद हैं तो n का मान 50, जितने पद आपको कहें तो वो क्या हो जाता है n। और nवां पद आपको कह दे nवां पद, इसका मतलब होता है an, क्या होता है an, nवां पद इसका मतलब क्या है an, यानी nवां पद क्या होता है, nवें पद का मान, यानी आपको कह दे 20वें पद का मान, तो 20वें पद का मान कितना होगा, ये पहले नंबर पे आ रहा है इसका मान 2 है, दूसरे नंबर पे आ रहा है इसका मान 7 है, तीसरे नंबर पे आ रहा है इसका मान 12 है, जैसे चौथे नंबर वाले का कितना है 17, तो ये चौथे का मान है 17। ऐसे ही nवें पद का मान जिसको हम किससे लिखेंगे, an से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, an से। अब कुछ और चीजें अपन यहां पर देखेंगे, जैसे हमें प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद, देखो प्रथम पद हम किससे लिखते हैं, अभी आपको बताया था ए से, तो ये ए आएगा कैसे, प्रथम पद को हम a1 से लिखते हैं, जो हमारा आएगा ए का मान जो होता है, प्रथम पद को हम a1 से लिखेंगे। दूसरा पद जो है द्वितीय पद या दूसरा पद, जिसको हम किससे लिखते हैं, a2 से, ये हमने क्रम निश्चित कर रखा है इसका a2 से, तो a2 को कैसे लिखेंगे, a प्लस डी, यानी पहले पद के अंदर जो सार्वअंतर है, सार्वअंतर देखो ये जो d का मान है आपको मैंने बताया है, ये जो सार्वअंतर है, यहां पे बात करें सार्वअंतर, ये सार्वअंतर क्या हो सकता है, ये सार्वअंतर प्लस में हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक, इसका मतलब 0 भी हो सकता है और इसका मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, 0, ऋणात्मक तीनों ही इसका मान हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये डी, अगर तीसरा पद आपको निकालना है, देखो इस बातों को अगर आप अच्छी तरह देखिए ना,
बाकी आप इसको सवाल करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a3। अब देखो a3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2 बार d जोड़ दो। कितनी बार, 2 बार d, यानी d के मान को दुगना करके जोड़ दो। ऐसे ही आपको मान लो चौथा पद निकालना है। चौथा पद को हम क्या लिखेंगे, a4 से। a4 के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर 4 आ रहा है ना, तो 3 बार d लिखेंगे। पहला तो a हो गया और उसको 3 बार d से गुणा कर दो। इस तरह से हम करते जाएंगे ना ऐसे, तो बता सकते हो nवां पद, जो nवां पद है उसको हम किससे लिखेंगे, an से। जैसे यहां पर 1 लिखा था तो d आया ही नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर 0d लिख सकते हो। यहां a1 आया तो इसके साथ 1d, a3 आया तो a प्लस 2d, a4 आया तो a प्लस 3d, तो an आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहां पर जितना आएगा उससे एक कम यहां पर लेना है। डी के सामने यहां 4 आया तो यहां 3, यहां 3 आया तो यहां 2। तो ये हमारा बन गया एक सिंपल सा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का ये हमारे पास सूत्र है। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डी का मान कैसे निकालते हैं। डी का मान निकालने का तरीका हमारे पास होता है, अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरे में से पहला घटाना है हमेशा, तो हमारे पास डी का मान आएगा। हम या तो ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा दे तब भी डी आएगा। हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें तब भी हमारे पास डी आएगा। यानी समांतर श्रेणी में कोई भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी हो, उसके जस्ट उससे आगे वाले से पीछे वाला, जैसे हमने एक समांतर श्रेणी ले रखी है 5, 10, 15, 20, ये सारे के सारे जो पहाड़े होते हैं ना, टेबल्स, वो सारी समांतर श्रेणियां होती हैं, वो सारे समांतर श्रेणियों में होते हैं। चाहे इसमें से ये घटा लो तब भी आपके पास डी का मान आएगा, इसमें से ये घटा लो डी का मान आएगा, इसमें से ये घटा लो डी का, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। ये हमारी गलती हो जाती है कई बार। अपन क्या करते हैं, जैसे समांतर श्रेणी ऐसी दे रखी है ना 10, 8, 6, 4, तब हम गलती कर देते हैं और 10 में से 8 घटा देते हैं, और 10 में से 8 घटा के अपन लिखेंगे 2, जो हमारा आंसर क्या है, गलत है। हमें क्या करना है, 8 में से 10 घटाना है। हमें पता है नहीं घटेगा, फिर भी हमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहां पर -2 आएगा, ना कि 2 आएगा। अगर आपने 2 लिख लिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पर्सनाली में ये क्या काम करेगी, जब आप सवाल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है इस तरह से ज्ञात करने का। दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि हम पद को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला पद है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो इसको ए हमारा पहला पद होता है। दूसरा पद लिखना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a1 में हम d जोड़ दें, पिछले पद में हम d जोड़ते हैं तो अगला पद निकलता जाता है। जैसे हम a3 निकालें तो a3 क्या होगा, a2 प्लस d जोड़ दो, a2 प्लस d जोड़ दो। चौथा पद निकालना है तो a3 प्लस d जोड़ दो, यानी पीछे वाले पद में d का मान जोड़ देते हैं तो अगला पद आ जाता है। जैसे यहां पर देखो, इसमें अंतर कितने का चल रहा है, -2 का, तो यहां पे जैसे जैसे -2 जोड़ते जाएंगे आगे वाला पद आता रहेगा। जैसे मैंने यहां मान लो 3 पद लिखे, एक 3 है, एक मैंने लिखा 7, 11। अब यहां पे आपको d पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटा के देखो। तो मैंने क्या किया, पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाया तो ये कितना आ रहा है बताओ, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ऐसे इसको घटा के देख लो, 4। अब हम क्या करेंगे, अगला पद ज्ञात करने के लिए, जस्ट आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए 4 जोड़ दो। तो यहां पे देखो 11 में 4 जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 4 आपको पता है कितना होता है, 15। 15 में 4 जोड़ दो, 15 और 4 कितने हो गए, 19। 19 में 4 जोड़ दो, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। तो इस तरह से आगे जोड़ते जाएंगे तो अगला पद आता रहेगा। पीछे वाले पद में डी का मान जोड़ते जाओ, आगे वाला पद आता रहेगा। तो कुछ चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और कोई भी पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अगर पदों को घटा के देख ले, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, तो अगर सब में ये अंतर समान आ रहा है, सब में ये अंतर समान आ रहा है, तब तो वो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है वो समांतर श्रेणी, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं है। एक उदाहरण से हम 2 सवाल चेक करते हैं, फिर हम इसकी प्रश्नावली को भी देखेंगे। 5.1 के कुछ सवाल, जैसे मैंने लिखा 12, 17, 22,
27, इस तरह से। तो हम चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम पहले 17 में से 12 घटा के देखो, 17 माइनस 12 कितना आ रहा है 5। फिर दूसरे में हम इसमें से इसको घटाएंगे, 22 में से 17 घटा के देखो ये भी 5। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 22, ये भी कितना आ गया 5। तो सब में अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 4 8 16। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या, आपने को चेक करना है। ये हमने एक उदाहरण लिया है, ये तो हमने दूसरा उदाहरण लिया है। चलो हम चेक करते हैं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, ठीक है। इसमें से ये घटाओ, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर इसमें से ये घटाओ तो हमारा 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। क्या ये समान अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जब तक अंतर समान नहीं आएगा, हमारा नाम ही यही है प्रश्नावली का समांतर श्रेणी, जब तक अंतर समान नहीं आएगा वो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। 5.1 प्रश्नावली अपनी स्टार्ट करते हैं और सवाल देखते हैं पहला। पहले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, कोई कंडीशन दे रखी है, इसको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और क्यों ये समांतर श्रेणी में है और क्यों, चलिए हम बात करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के किराए से 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी आपने कोई टैक्सी किराया करते हैं तो वो कहेगा आप पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जाओगे तब तो आपके 15 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो गया, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का वो है 8 रुपए। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है क्या, देखो पहला पद हम लिखेंगे, इसके श्रेणी बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, पहला हो गया 15, दूसरे में हम क्या करेंगे 15, 2 किलोमीटर जाए, अगर 1 किलोमीटर जाए तो देखो यह मैं बता देता हूं, अगर 1 किलोमीटर जाए तो उसके कितने रुपए लगेंगे 15 रुपए। अगर 2 किलोमीटर जाए तो कितने लगेंगे, पहले के 15 और फिर उसके बाद प्रत्येक के 8 लगते हैं तो इसके कितने हो गए 22 लगेंगे। अगर कोई 3 किलोमीटर जाए तो कितने हो जाएंगे 15 प्लस 8 प्लस 8 तो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 15 और 8 23, ये कितने हो जाएंगे, यहां पर देखो 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 8 कितने हो गए 31। अगर 4 किलोमीटर जाए तो 4 किलोमीटर जाए तो किराया हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 रुपए। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है क्या, देखो हमारी संख्या है 15 23 31 39, क्या ये समांतर श्रेणी में है क्या, चेक करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 23 माइनस 15 कितना आया 8, दूसरे में 31 माइनस 23 ये भी कितना आ गया 8, और फिर तीसरे में है 39 माइनस 31 ये भी कितना है 8। तो सब में क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे अतः यह है समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अंतर संख्याओं में अंतर क्या है समान है, तो समान अंतर वाली क्या होती है समांतर श्रेणी। तो आपको सिर्फ चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पे संख्या लिख लेना 1/4 लिखा हुआ है। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप से प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। आपको कहा हुआ है, देखो एक टंकी है, इस तरह से मान लेते हैं, ये एक बेलनाकार टंकी है, चाहे इसको ऐसे मान लो चाहे सीधा ऐसे मान लो, किसी भी तरह मान सकते हैं। इसको ऐसे मान लो तो भी चलेगा, ध्यान रखना, इस तरह से तो भी चलेगा। हमें कहा हुआ है इसके अंदर क्या भरी हुई है, इसके अंदर है हवा, कितनी है हवा।
अब वो कह रहा है एक पंप है ऐसा जिसमें प्रत्येक बार एक बार दबाते हैं तो उसका 1/4 हवा बाहर निकल जाती है, 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। अभी हम मानते हैं पहले इसके अंदर हवा है 100 केजी, एक बार मान लेते हैं 100 केजी हवा उदाहरण के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पद हमारा आया, प्रथम बार हवा 100 केजी, इसके बाद में इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, 1/4 भाग निकल गया, तो 1/4 भाग निकल गया तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 इंटू 1/4, ये से कटेगा तो 25, तो यानी 100 में से 25 निकल गया, ये निकला हुआ भाग है, ठीक है, ये निकला हुआ भाग है। तो शेष कितनी रही हवा, देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा का आपको देखना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो 100 में से हमने क्या किया, तो शेष हवा, शेष कितनी रहेगी, तो 100 में से हमने 25 निकाल दिया तो पीछे कितना रह गया, 75। अब बची हुई इसके अंदर 100 में से हमने ये निकाल दी तो 75 बची हुई इसके अंदर। अब 75 नेक्स्ट बार निकालेंगे तो 75 का 1/4 निकलेगा, 75 का 1/4 कितना होता है, हम भाग देखिए इसको पॉइंटों में निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा 75 को 1 से गुणा करेंगे यानी 75/4 और इसका पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 3 8 चौके 32, 3 बचा हुआ है 7 चौके 28, 18.5, तो शेष कितनी बच गई इसमें, तो 75 माइनस 18.75 कितना रहेगा, इसमें से जाएगा तो 0.25 और ये आ जाएगा 4, इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, 56.25। तो पहले देखो हमारे पास थी 100, उसके बाद हमारे पास रही 75, उसके बाद हमारे पास रही 56.25, इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, घटा के देख लो, 75 कितना रहेगा 25, यहां पर देखो अब दोबारा किसमें से घटाएंगे, 75 में से, देखो पहले इसमें से इसको घटा के देखा तो हमारा अंतर आ रहा है 25 का, अब इसमें से इसको घटा के देखो 75 माइनस 56.25, 75 में से 56.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा इसका 18.75। तो क्या ये अंतर समान है, क्या नहीं है, तो लिखेंगे तो यह है समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो हमारे पास एक इस तरह का इसके अंदर बटन लगा हुआ है, ये समझ लो, अब इसको जैसे ही दबाते हैं ना तो इसके अंदर जितनी हवा है उसका 1/4 हवा बाहर निकल जाती है, 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। मान लो 4 किलो है, एक बार दबाया तो 4 किलो का 1 किलो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 3 किलो अंदर रह जाएगा। फिर से दबाएंगे, अब 3 किलो का चौथा हिस्सा, 3 किलो का चौथा हिस्सा कितना होता है 0.75, वो बाहर निकल जाएगा, बाकी अंदर रह जाएगा। तो हर बार इसको दबाने पर क्या होता है, 1/4 हिस्सा निकलता है। तो ऐसा कभी भी हो कि 1/4 भाग लगातार कम होता जा रहा है उसके भाग में से, तो ऐसा वो समांतर श्रेणी में नहीं है। उसके बचे हुए हिस्से का 1/4 निकालें तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके अगले सवाल की। अगले सवाल में दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 रुपए, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है। यानी ये कह रहा है प्रथम मीटर की खुदाई की प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपए। पहली बार आप वैसे मान लो कोई आपने गड्ढा खोदना है, ठीक है, उसको खोदना है इस तरह से, मान लो यहां पर ये गड्ढा खोदना है इस तरह से, ठीक है, तो यहां से खोदते हैं तो पहले यहां तक खोदेंगे ना, पहले मीटर तक, ये मान लो 1 मीटर तक, इस 1 मीटर को, तो आपको वो कहेगा 1 मीटर तक 50 रुपए। फिर उसके बाद प्रत्येक का कितना है, प्रत्येक मीटर की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए, कितनी है 50 रुपए। तो देखो हम बात करते हैं प्रथम मीटर की खुदाई, 1 मीटर अगर खुदाई करे तो कितनी लागत आएगी, पहले मीटर की तो 150 रुपए, सबसे पहले ऊपर का खोदा, उसके बाद में 1-1 मीटर के ये है, इससे 1 मीटर का 150 रुपए। अगर 2 मीटर खोदें तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा 150 और दूसरे का 50 रुपए और हो जाएगा। पहले का 150 है, उसके बाद 50 रुपए बढ़ते हैं। 3 मीटर का कहे तो 150 प्लस 50 प्लस 50, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 200,
50। ठीक है, 4 मीटर का कहे तो वैसे तो इतने से भी निकाल सकते हो। 4 मीटर का कितना हो जाएगा 150, 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 300 रुपए। तो ये हमारे पास इसकी खुदाई की लागत आ चुकी है। अब चाहे तो इसको आप अंतर चेक कर लो, अंतर चेक करो। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, ये आया है। सबसे पहले हमारे पास था 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250 और उसके बाद 300। आप सब में चेक करो, पहले 200 में से 150 घटाओ। हम चेक करते हैं यहाँ पे 200 माइनस 150 कितना अंतर आया 50 का। फिर हम क्या करेंगे 250 में से 200 घटाएंगे, 250 माइनस 200 ये भी कितना आ गया 50। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 300 में से 250 घटाना है। 300 में से 250 जाएगा तब भी कितना आएगा 50। तो ये सब में अंतर क्या आ रहा है समान, तो क्या लिखेंगे ये है समांतर श्रेणी में है। ये क्या है समांतर श्रेणी में, समान अंतर वाली श्रेणी में। इसी तरह की और भी श्रेणियां होती हैं, हालांकि समांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर श्रेणी भी आती है जिसमें गुणा में बराबर लिखते हैं। इस तरह की हरात्मक श्रेणी भी होती है, लेकिन वो अपन अगली क्लासों में पढ़ेंगे। चलिए हम चौथे सवाल की बात करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आपको ये कहा हुआ है टोटल जो राशि है वो हमारे पास है 10,000 रुपए। आपको इसको क्या कर दिया जमा कर दिया, और जो दर है 8% है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का नाम सुना है क्या आपने, हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं चक्रवर्ती ब्याज। थोड़ा सा ध्यान होगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू एक, मूलधन इंटू 1 प्लस समय बटा दर की घात समय माइनस मूलधन। ऐसा कोई सूत्र आपने पढ़ा था चक्रवर्ती ब्याज का। देखो 10,000 रुपए पर देखो प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की बात करते हैं, और राशि जो चक्रवर्ती ब्याज पर है मिश्र धन का सूत्र आपको बता देते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अगर माइनस इसमें से मूलधन घटा दे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है, और ये हमारा मिश्र धन का सूत्र। चलो पहले वर्ष का निकालते हैं। पहले वर्ष का देखो कैसे निकलेगा, हमारा मूलधन है 10,000 रुपए इंटू 1 प्लस समय कितना है, सॉरी दर कितनी है 8% बटे 100, और समय कितना है पहले वर्ष के लिए निकाले तो इसको हल करो तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 108 बटे 100। 9 मत कर देना, इसको लघुत्तम लेंगे, ध्यान रखना 1 प्लस 8 बटे 100, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसका लघुत्तम कितना आएगा 100। ठीक है, ये इसके गुणा में जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये 1 इसके गुणा में जाएगा तो 8, तो ये कितना हो गया 108 बटे 100। तो ये आपको लघुत्तम लेके हल करना आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट हो गए। इसको इससे गुणा कर दो 100 से तो हमारे पास आ जाएगा ये पहले वर्ष का मूलधन आ गया, मिश्र धन आ गया। अब दूसरे वर्ष का निकालें। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे ना तो कैसे आएगा देखो, अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस राशि पर आपको ब्याज मिलेगा। चाहे आप 2 वर्ष रख के निकाल लो, ठीक है, या फिर इस राशि को वापस जमा कर दें हम बैंक में। 1 वर्ष के लिए हमने जमा किया, हमारे पास इतने रुपए हो गए, अब वापस इसको जमा करके हम निकाल लेंगे। 2 तरीके हैं, या तो समय 2 वर्ष कर दो, ठीक है, ये मैं सीधा कर रहा हूं, इसको 108 बटे 100 कर देंगे तो फिर से 2 जीरो से 108 को 108 से गुना करके हम यहां पर लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखो 108 को 108 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे 0 6 आ गया, फिर इसको इससे 8 8 16, फिर इसको इससे 1, फिर आ जाएगा 1। तो लगभग आपके मान आ जाएगा 1 1 6 6 4। थोड़ा सा चेक कर लेंगे एक बार,
108 को 108 से गुणा करना, 8 को 8 से गुणा किया 64, ये आ जाएगा इसका 8, ये आ जाएगा 801, ये आ जाएगा 4 6 1 1 6 4। ठीक है, सही है, ये हमने गुणा किए, ये इतने रुपए आ जाएगा। अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो फिर इसको जमा करेंगे, ठीक है, और इस तरह से निकालेंगे तो ध्यान रखना है तीसरे वर्ष का। देखो ये साधारण ब्याज पर नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज पर है, तो हम ये रखेंगे 3 वर्ष तक हमें जमा करना है। पहले वर्ष हमने 10,000 रुपए जमा किए थे, एक वर्ष बाद हमारे 10,800 रुपए हो गए। अब हमने 10,800 जमा किए तो ये 11,664 हो गया। अब 11,664 जमा करेंगे तो देखते हैं तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, तो हम इसको गुणा करके और पॉइंटों में आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आएगा, अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको घटा के देखेंगे, फिर दूसरा मान आएगा इसमें से घटा के देखेंगे, तो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, मान जो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां पर आप गुणा करके देखो 11,600, इसको 108 से गुणा करो, देखो कितना आ जाएगा। 8 को 4 से गुणा किया 32, 48 51, 48 53, 8 13, 8 1 9। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 6 1 1, तो ये आ जाएगा 2 1 7 9 5 2 1। ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इकाई दही सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,59,712, 12,59,712। तो ये हमारे पास आ रहा है 12,59,712। अब 100 का भाग देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब आप इसको घटा के देख लो, अब आप इसको घटा के देख लो, तो हमारा देखो वैसे तो इसमें ही हो जाएगा हमारा, ये तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालो तो अच्छा है, नहीं निकालो तो भी ठीक है। तो हमारा देखो मान क्या आ जाएगा, हमारे पहले कितने जमा किए थे, पहले हमारे थे 10,000 रुपए, फिर हो गए वो 10,800, फिर कितने हो गए 11,664। इस तरह से हमने निकालता जाए। तो अब देखो चेक करके, दूसरे में से पहला घटाओ, माइनस 10,000 कितने हो जाएंगे 800 रुपए। दूसरे में से देखो 11,664 में से 10,800 घटाओ, कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर 1, कितना आ जाएगा 1,264 रुपए। तो क्या ये अंतर समान है, क्या नहीं है अंतर समान, तो अमान नहीं है, तो हम लिखेंगे यह है समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में क्या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि सबसे पहले हमारा क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने ये देखा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो समांतर श्रेणी होती है समान अंतर वाली श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणा में अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। हरात्मक श्रेणी हर में अंतर वाली श्रेणी, हालांकि वो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो बेसिक जानकारी है आपकी। तो हमने देखा अगर अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में कुछ चीजें अपने को याद रखनी है। प्रथम पद है उसको ए से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से। सार्वंतर जो है ये प्लस में माइनस में 0 कुछ भी हो सकता है। पदों की संख्या n होती है और n का मान जो होता है वो an से लिखते हैं। ये n हमेशा ध्यान रखना, ये n हमेशा जो आएगा ना n का मान, वो हमेशा प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है। तो n का मान हमेशा 1 2 3 4, कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। इसके बाद में हमने देखा कि समांतर श्रेणी को किस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा निकालते हैं, ठीक है। और इससे हमने एक सूत्र बना लिया, जो हमारी 5.1 प्रश्नावली है वो इसी सूत्र पर, सिर्फ इस एक सूत्र पर 5.2 प्रश्नावली हमारी आधारित है। 5.1 नहीं 5.2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी देखा कि कैसे चेक कर सकते हैं कोई समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम देखें दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद, घटा के देखते हैं, अगर सब में अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है।
यहां पर हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई अगला पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पद में डी जोड़ते जाओ, उससे पहले पद में डी जोड़ते जाओ, अगला पद आता रहेगा। फिर हमने क्या किया, यहां पे सवाल देखा, इसका पहला सवाल था कि प्रति किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर 115 रुपए और फिर उसके बाद 8 रुपए। तो ये समांतर श्रेणी में है क्या, हमने इसको हल करके देखा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 का इतना निकाल के देखा तो हमें पता चला ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि देखो अंतर सब में क्या है, समान है। इसके बाद दूसरा देखा, हम इस सिलेंडर में से हवा निकालते हैं, प्रत्येक बार 1/4 हवा निकाल देते हैं। तो पहला जो हमारा मान आ रहा था, पहला हमारी संख्या थी 100, ठीक है, पहली हमारी संख्या थी 100 में से 1/4 निकाला तो कितना रह गया, 75 में से 1/4 निकाला तो 56.25, तो 100 75 56.25। इसको देखा, चेक किया, तो चेक करने से हमें पता चला कि अंतर समान नहीं आ रहा, इसमें 25 आ रहा है और इसमें 18.5 आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरा हमने कहा, कोई किसी चीज की खुदाई करते हैं, ठीक है, कुएं की खुदाई करते हैं, तो खुदाई में पहले किलोमीटर का या पहले मीटर का 150 रुपए और उसके बाद 50 रुपए बढ़ते हैं। तो इसको हमने चेक करके देखा, वैसे ही पहले मीटर का किराया, पहले मीटर की लागत, दूसरे मीटर की, तीसरे मीटर की, तो हमारे पास इसने चेक करके हमने अंतर निकाल के देखा तो हमारा सब में 50 बराबर अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और अंत में हमने देखा, जो खाते में हमेशा ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज का नाम आ जाए तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पीछे वाली राशि पर और राशि बढ़ा देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो लगातार उसका प्रतिशत बढ़ाते हैं तो संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे हमने यहाँ पर निकाल के देखा, तो पहले हमारे आ रहा था, पहली संख्या हमारी थी 10,000 रुपए, ये थी 10,000 से बढ़ के 10,800 होगी, 10,800 से 11,664 होगी, इससे हमने देखा 12,597 कुछ होगी। तो ये हमने चेक करके देखा, इसका अंतर निकाला तो अंतर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये कुछ 5.1 का था बेसिक, और कुछ सवाल बचे हुए सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको समझ में आ गई तो 5.1 और 5.2 और 5.3 में आपको 2-3 में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगली क्लास पूरी जरूर देखिएगा और जल्दी से आप इसके साथ साथ में ही सवाल को अभी से हल करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। जैसा कि आज से आपको पता है जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने मान के चलिए, तो अभी से तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा और खुद पेपर में कॉपी में सवाल करके जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सवालों के साथ में, इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।